So from year 1.4 use of technology in the study of economics वहां से अपना बाकी है। कल हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम सब कंप्लीट किए और आज अपने टेक्नोलॉजी का यूज हम इकोनॉमिक्स के स्टडी में कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हम जो कुछ भी देख रहे हैं, आज सॉन्ग अगर सुनने हो तो वी हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अभी कोई डाउनलोड करते नहीं है, हम डायरेक्टली उसको सुन लेते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ खुद की तो व्हेन आई वाज यंग एट दैट टाइम, यानी मैं आपकी उम्र का था उस टाइम पे कैसेट्स मिलती थी पहले, ऑडियो कैसेट्स, फिर वीडियोस कैसेट्स मिलती थी जो साइज में काफी बड़ी होती थी और उसमें लेंथ जो टेप की होती थी उसके मुताबिक पता चलता था 90 मिनट 60 मिनट्स की लेंथ होती थी उसके अंदर। लेकिन आज ये सब चीजें जैसे गायब हो चुकी है। फिर सीडीज का जमाना आया, पर सीडीज भी अब कोई नहीं यूज करता है। हम पेन ड्राइव में डेटा यूज करते हैं, पेन ड्राइव लेस देन योर फिंगर, उतनी भी लेंथ से भी कम, उसके अंदर हम गीगाबाइट्स के अंदर डेटा को यूज यानी सेव कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। सो आज हमारी जो जिंदगी है, जो डेली लाइफ के अंदर हम टेक्नोलॉजी एकदम जैसे कि आ, हर जगह पे जैसे कि फैल चुकी है। वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, टू वॉच मूवीज। जैसे कि ये आपके जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप की बात करें या फिर हम बात करें ये अपने फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारी जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। मूवीज देखना हो तो वी हैव नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। म्यूजिक सुनना हो तो अमेजोन प्राइम म्यूजिक है। फिर उसके बाद में गाना म्यूजिक, ऐसी सारी एप्लीकेशंस है। टू नेविगेट आवर वे while ड्राइविंग ऑन अननोन रोड्स, इसमें एक नहीं, सिर्फ अकेला गूगल मैप्स नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मैप सिस्टम अवेलेबल है ऑलरेडी। और ये जो है अननोन रोड्स को भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि पहचान वाले बना देते हैं। अगर आपको गुड्स परचेज करना है, यू हैव डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स। बिल पे करना है तो उसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। टिकट्स खरीदना है तो मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये सब है उसके साथ में। एंड फॉर मेनी एंड मोर पर्पसेस, तो हर चीज के लिए भी आपके पास जैसे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी या तो डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास। तो इसी टेक्नोलॉजी को अपने एजुकेशन में भी यूज करते हैं, इंटरेक्टिव क्लासरूम्स। इवन ये अभी जूम पे जो एजुकेशन चल रहा है वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स वी नो दैट इट इज एन आर्ट एंड साइंस। व्हाई इट इज एन आर्ट? जब हम उसको प्रैक्टिस में रखते हैं एट दैट टाइम इट बिकम्स एन आर्ट, बट व्हेन वी स्टडी इट इट बिकम्स साइंस, which involves every day as the behavior evolves every day. Evolves का मतलब डेवलप होना, every day as the behavior of human beings, because we study the human beings in economics. How do we behave in a particular situation? Whenever we are confronted with different situation, how do we behave? That is our motive here. तो ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर, देन आफ्टर सोसाइटी का बिहेवियर, और इवन स्टेट। नाउ डोंट थिंक स्टेट मीन्स एनी वन स्टेट लाइक गुजरात। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। Hence, people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by the day, and technology helps to cope up. यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी जैसे कि हमको हेल्प करती है इसी चीज के बारे में कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज नथिंग बट कहाँ से पैसा आएगा और आया हुआ पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, बस वही तुम्हारा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। सो इसमें भी आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको यहाँ पे वन बाय वन बताए गए। सो हियर वी हैव स्टडीड दैट हम इकोनॉमिक्स में यूज क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, वो भी चेंज होता रहता है। एंड हम यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ व्हेन वी वांट टू स्टडी, एट दैट टाइम वी नीड टू हैव information about different technologies available
टू ईज दैट स्टडी, उस स्टडी को आसान करने के लिए। नाउ द फर्स्ट वन अमंग देम इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर, एंड हम फ्रीक्वेंटली ये वर्ड को स्कूल के अंदर, घर के अंदर यूज होता हुआ देखते हैं। इवन हमारे जो स्मार्टफोन्स है वो स्मार्ट इसीलिए बोले जाते हैं बिकॉज मेनी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर are done with the help of a smartphone. We can use various programs of a computer technology in our life, in our study. Like first is presentation. प्रेजेंटेशन जो आप पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और डेटा एंड डिफिकल्ट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेड इजी बाय एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी आप कोई भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इफ यू वांट टू टीच एंटायर टॉपिक ऑफ बजट, तो सिर्फ 3 स्लाइड्स के अंदर उसको हाईलाइट किया जा सकता है, ओनली इन 3 स्लाइड्स। एक स्लाइड्स के अंदर उसका मीनिंग और उसके जो 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन अ बजट, वो बताया जा सकता है और उसके मीनिंग बताए जा सकते हैं। देन अनदर स्लाइड के अंदर हम बता सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ अ बजट, यानी बजट में कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है और उसको बजट को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, या फिर ये जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। जो थर्ड स्लाइड है वो आपको किसके बारे में बताती है, ट्रेंड्स इन द बजट, ट्रेंड्स ऑफ बजट इन आवर कंट्री, यानी पहले बजट कितना था, अभी बजट कितना है, और कई बार तो पिछले साल जो एस्टिमेटेड बजट था वो कितना था और अभी एक्चुअल कितना हुआ, वो भी बता सकते हैं। बजट की फिगर्स जो आपको दिखाई जाती है दैट इज ओनली हमारे लिए क्या है, एक जजमेंटल फिगर्स है, यानी मतलब हम ये सोचते हैं कि इतने एक्सपेंडिचर या तो इनकम्स हमारे कंट्री के अंदर होंगे, बट सही में जब सिचुएशन का सामना किया जाता है एट दैट टाइम, जब सही में इस सिचुएशन का सामना किया जाता है तब शायद खर्चा बढ़ जाए, कम होने के चांसेस तो कम है, बढ़ जाने के चांसेस ज्यादा है। तो बढ़ जाए तो हमको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल बजट कितना था, जो एस्टिमेट किया वो क्या था और जो एक्चुअल है वो कितना था, लास्ट ईयर की बात करें खास करके। तो ये प्रेजेंटेशन हुआ फर्स्ट थिंग। देन आफ्टर एक्सेल वर्कशीट्स, एक्सेल वर्कशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है अभी आज के जमाने में, सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिकॉज हम एज एन इकोनॉमिस्ट हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में वी हैव टू डील विद अ वेराइटी ऑफ डेटा, लॉट्स ऑफ डेटा, एंड रिसर्चर्स समटाइम्स डील विद द डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डेटा कलेक्ट करो तो साथ में उसको प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो जब प्रोसेस करे तो हमारे पास कोई एक ऐसे टूल्स होने चाहिए फटाफट जिससे प्रोसेसिंग हो जाए, हमको हर बार कैलकुलेटर हाथ में ना लेना पड़े। जैसे एक्सेल शीट के अंदर आप पूरी कॉलम को सिलेक्ट करो और अगर सिग्मा का बटन अगर अपने दबा देते हैं, सो वी गेट द टोटल ऑफ द एंटायर कॉलम। सो ये एकदम फटाफट आपको आंसर्स मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू डू अ सर्वे ऑन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वी मे गेट थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई कितनी आइटम्स वो लोग प्रोड्यूस करते हैं अगर हम ये बताना चाहें तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने होते हैं। सच डेटा मस्ट बी एंटर इन एन एक्सेल शीट, एंड इसको हम बाद में प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद में एक सिंगल क्लिक से एक फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद तुरंत ही हमारा आंसर हमारे सामने मिल जाता है। हम क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम टोटल यानी सबका टोटल कर सकते हो, सबकी एवरेजेस निकाल सकते हो, मीन निकालना वो आसान है। देन आफ्टर कोरिलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के बीच में कैसे रिलेशन है, इसका मतलब कि अगर एक डेटा जैसे कि हाइट का इंक्रीज होना, उसके साथ में अगर वेट का भी इंक्रीज होता हो, वेट भी इंक्रीज होता हो तो कोरिलेटेड डेटा बोली जाती है। इसी तरह से प्राइस का इंक्रीज होना, उसके कारण डिमांड का कम होना, कोरिलेटेड डेटा है। समझे ना? तो कोरिलेशन का मतलब दो डेटा के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एक का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना बता रहा है, एक का कम होना दूसरे का भी कम होना बता रहा है, ये डायरेक्ट हुई।
इनवर्स रिलेशनशिप, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम होता हो या एक के कम होने से दूसरा अगर इंक्रीज होता हो। देर आर अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, जिसमें क्या आता है, नो रिलेशनशिप एट ऑल, कोई रिलेशनशिप ना हो। वो कब, अगर मैं ऐसा बोलूं कि परचेज ऑफ अ कंज्यूमर एंड हाइट ऑफ अ कंज्यूमर, इज देयर एनी रिलेशनशिप? देयर इज नो सच रिलेशनशिप हियर। तो यहाँ पे लैक ऑफ कोरिलेशन भी देखा जा सकता है आपको डेटा के अंदर। सो ये सारी बातें आप ये टेबल के अंदर से पता कर सकते हो, वर्कशीट के अंदर। एंड एक्सेल शीट्स आर ऑलमोस्ट एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इन इकोनॉमिक्स। मेजोरिटी जो इकोनॉमिस्ट है वो एक्सेल शीट को यूज करते हैं, एंड इकोनॉमिस्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये सॉफ्टवेयर पूरा बनाया गया था, कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए। नाउ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स दैट वी ऑलरेडी नो, हमने पूरे चैप्टर में यही सीखा है। So there are several programs in a computer which help us to draw diagrams and graphs which we frequently use in economics. जो आप टेम्पलेट्स में डायग्राम्स एंड ग्राफ्स देखते हो ना, वो सारे डायग्राम्स एंड ग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही ड्रॉ किए गए हैं। There are simple drawing tools in a Word file which can be used to draw simple freehand figures like a simple डाउनवर्ड स्लोपिंग या तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का अगर आपको देखना हो तो आप कर सकते हो ये। Excel sheet plots almost all types of diagrams and graphs for the data which we enter in the worksheet. एक्सेल शीट के अंदर डायग्राम एंड ग्राफ्स अपने प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करें? पहले डेटा एंटर करो। डेटा एंटर करने के बाद में वो सेम डेटा को अपने वर्ड के अंदर पोस्ट करेंगे, सेम डेटा को वर्ड में ले जाएंगे। अब उसमें वर्ड में हमने एक्सपोर्ट किया ऐसा बोला जाता है। एक्सपोर्ट करने के बाद में उस डेटा को सिलेक्ट करके हम अगर ऊपर प्रेजेंटेशन के टैग में जाएंगे तो वहां पे आपके पास ढेरों ऑप्शंस है कि आप किस तरह का ग्राफ या तो डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो। यू कैन इवन ड्रॉ अ पाई चार्ट विद अ सिंगल क्लिक। एक सिर्फ क्लिक के अंदर आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। फॉर द डेटा विच वी एंटर इन द वर्कशीट वी मस्ट ओनली नो द फॉर्मूला। कैसे इसको ड्रॉ करना, उसकी सिर्फ फॉर्मूला आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से कमांड उसके अंदर यूज करने कंप्यूटर के अंदर। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली ड्रॉ अ डायग्राम एंड ग्राफ। सो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स हुआ। देन आफ्टर स्टोरेज टूल्स, पेन ड्राइव, सीडीज, हार्ड डिस्क इवन यूज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ड डिस्क का अभी जो अवेलेबल है वो आपके पास टोटल डेटा स्टोर करने के ऑप्शंस अगर मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट थिंग इज आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी। आपने तो अपनी लाइफ में कभी ये देखा ही नहीं होगा, बट हमें ने जब भी मैं खुद बॉम्बे जाता था तो बॉम्बे हम लोग आई थिंक लेमिंगटन रोड के ऊपर जाते थे। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती थी, आज भी है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उसमें वर्बा टीम नाम की एक कंपनी की जो फ्लॉपी डिस्क है वो स्टोर खरीदने के लिए जाते थे। एंड आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि आप ये जो बात करो कैसी ये सिंपल सी चीज है। जो फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप जैसा आता था और वो मैग्नेटिक टेप सिर्फ डेटा को स्टोर करती है, और वो भी कितना, 4.3 MB। इट वाज जस्ट 4.3 MB, नॉट जीबी। 4.3 MB डेटा स्टोर करते थे। तो हम ये इसलिए यूज करते थे कि समटाइम्स हमको एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेके जाना पड़ता था। खास करके जेरोक्स करवाने के लिए मुझे लेके जाना पड़ता था डेटा को। तो उस टाइम पे मैं अपने कंप्यूटर में से उसको कॉपी करता था और दूसरी जगह लेके जाता था। सो दैट वाज नॉट अ सिंगल सॉन्ग कुड बी कॉपीड। एक सॉन्ग कॉपी नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि सॉन्ग की साइज होती थी 10-12 MB की, और उसके ऊपर खाली 4.3 MB की डेटा अपने स्टोर कर सकते थे। तो फर्स्ट दैट वाज कि एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज जो आया ना सबसे पहले, वो फ्लॉपी डिस्क आई। फ्लॉपी डिस्क के बाद में सीडीज आई। सीडीज के बाद में मैग्नेटिक डिस्क यानी एमडीज आई, जो दोनों साइड के ऊपर सीडी को ही, पर दोनों साइड के ऊपर, बोथ साइड्स, फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों के ऊपर वो रिकॉर्ड कर सकती थी। आपको पता है सीडीज जो है वो 700 MB तक की डेटा को स्टोर कर सकती थी। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो 700 MB तक की डेटा को स्टोर कर सकती थी। फिर उसके बाद में 4.3 GB
डेटा को डिजिटल वीडियो डिस्क के अंदर, डीवीडीज के अंदर स्टोर करने का आया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये सारी चीजें कभी एग्जिस्टेंस में भी थी। देन आफ्टर हमने हार्ड डिस्क को यूज करना शुरू किया, बिकॉज वो हार्ड डिस्क के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर हो पाता था। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, एक इंटरनल जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर होती है वो, और एक्सटर्नल यानी जो आप उसको बाहर से अटैच करके लगा सकते हो। अब हार्ड डिस्क के भी दो टाइप्स है, एक तुम्हारी एच बोला जाता है, सिंपल हार्ड डिस्क, और SSD। जो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ उसमें भी SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में घूमती नहीं है डिस्क, HDD में डिस्क अंदर घूमती है, उसके ऊपर डेटा राइट होते हैं, जबकि SSD में डिस्क घूमती नहीं है। डेटा अच्छा स्टोर होता है, 1 मिलियन टाइम्स उसको इरेज कर सकते हैं, यानी 10 लाख टाइम उसको इरेज कर सकते हैं अपने डेटा को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो बूस्ट अप हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कंप्यूटर की स्पीड, और आपको कम रैम से काम चल जाता है, ये होता है। फिर जो पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव डेटा को सिर्फ ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम जैसा कुछ उसके अंदर होता नहीं है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सबसे सेफेस्ट वे अगर किसी भी चीज को स्टोर करने का है तो आज के जमाने में क्लाउड, क्लाउड सिस्टम, आई एम यूजिंग इट इन माई आई क्लाउड ड्राइव, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने 50 GB की स्पेस को परचेज किया हुआ है। फॉर दैट आई हैव टू पे एवरी मंथ 75 रुपीज, हर महीने 75 रुपीज। इवन गूगल ड्राइव अनदर ऑप्शन, 1399 के अंदर वो आपको 100 GB की डेटा देता है, 100 GB की डेटा पर 1399 फॉर अ ईयर, पूरे साल के लिए होता है। डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ड्रॉप बॉक्स प्राइवेट है, उसमें 5 GB की डेटा आपको फ्री मिलती है। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो 15 GB की डेटा आपको फ्री मिलती है। 15 GB से ज्यादा यूज करते हो तो यू हैव टू परचेज ईमेल। मैंने सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया था डेटा को ट्रांसफर करना। जब मैं कोई भी चीज टाइप कर लेता था तो उसके बाद में वो अगर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता था, मैं अपने ही दूसरे अकाउंट में उसको ईमेल कर देता था और वहीं पे उसको स्टोर कर देता, बिकॉज जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स की साइज बहुत छोटी होती है, और आपको जो ईमेल्स है वो ईमेल्स टोटल मिला के अभी तो 25 MB तक का डेटा स्टोर करने का आपको अलाउ करते हैं। तो इस तरह से 25 MB तक का डेटा आपने स्टोर कर सकते हैं, 25 MB के अंदर मैं आपके सारे पैम्फलेट्स को स्टोर कर सकता हूँ, राइट। सो ये स्टोरेज टूल्स है जहां पे अपने डेटा स्टोर करते हैं, बट द सेफेस्ट वे इज क्लाउड। क्लाउड क्यों? क्योंकि क्लाउड के ऊपर डेटा चोरी नहीं हो सकता। चोरी होना यानी मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क गुम होगी घर में तो क्या करेंगे, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो मैं क्या करूंगा। बट क्लाउड में ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एनी वेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस योर डेटा, कहीं पे भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड वी कैन एक्सेस दिस मटेरियल एंड रीड इट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लिखा गया है यहाँ पे। एंड thus the study material can be preserved with the help of computer technology। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टोरेज टूल्स के बारे में। यहाँ पे अगर अपने पेपर के अंदर उसको स्टोर करके रखेंगे तो देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग द मटेरियल, जैसे कि मॉइस्चर लग जाना उसके ऊपर, या पेस्ट, टर्माइट से वो खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ये सब हमारे पास हमेशा चांसेस होते हैं फिजिकल नोट्स या तो बुक्स के अंदर। अगर आप बोलो तो एक हार्ड डिस्क के अंदर, यानी 1 TB की हार्ड डिस्क के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसके सारे डेटा अपने स्टोर कर सकते हैं PDF के फॉर्म के अंदर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा जगह बच जाने के चांसेस है। तो अभी वही लोग वही कर रहे हैं, जो पुरानी बुक्स है उसको PDF फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। जिससे क्या पता चलता है कि हमको ये पता चल रहा है कि इसको हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए वो ये लोग कभी भी खत्म ना हो जाए। जैसे हमने देखा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के पास या तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन किसी ने अटैक किया, उस पूरी लाइब्रेरी को जला दिया। यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं बन सकते बाद में। तो एवरी टाइम इस तरह के इवोल्यूशन होते रहते हैं, और ये इवोल्यूशन से हमको पता चलता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमेशा स्पेस सेविंग और कॉस्ट सेविंग होती है हमेशा। Now other tools, statistical programs like SPSS, Shazam, eViews, SAS, etc. are developed to do almost all types of data processing for lakhs of observations in minutes by entering the right formula। तो किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर आप एंटर करो
मैं आपको बताऊं कि जो ये एडोबी नाम की एक कंपनी है, उसका इलस्ट्रेटर आता है, और दूसरा जो कोरल है, उस कंपनी का कोरल ड्रो नाम का सॉफ्टवेयर आता है। व्हेन यू वांट टू परचेज इट, लाइसेंस सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है, वो परचेज करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपको शेल आउट करने पड़ेंगे। ये ग्रेटल, पीएसपीपी, ये सब फ्री सॉफ्टवेयर है, पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं ना जिसके अंदर हमको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। थाउजेंड्स आप जाने दो, मैं पाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर जानता हूँ। उस सॉफ्टवेयर के परचेज प्राइस मैंने 8 साल पहले मेरे एक फ्रेंड की जो ऑफिस के लिए उन्होंने परचेज किया था, 1.3 करोड़ में उसको परचेज किया था। दैट सॉफ्टवेयर 10 सीडीज आती थी, 10 सीडीज। 10 सीडीज के साथ में हमेशा का कंपनी की तरफ से सपोर्ट आता था, वो मोर इम्पोर्टेंट था। सीडीज तो आप पायरेटेड भी परचेज कर सकते हो, लेकिन जो कंपनी आपको डिजाइनिंग में हेल्प करने का सपोर्ट देती थी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 1.3 करोड़ रुपीज में उसको खरीदा गया था। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी मिलते हैं आपको, जिसमें आप फटाफट उसके अंदर डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हो। अगर राइट फॉर्मूला एंटर किया तो डेटा फटाफट प्रोसेस हो जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तरह के प्रोग्राम्स को परचेज करती है। As a student, we don't have to purchase them. They are very expensive. And nowadays, all these functions of a computer are also available on smartphones and tablets. कंप्यूटर की बात करें अपने, तो जब डेस्कटॉप्स थे ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया यहाँ पे रुक गई। अभी कितना डेवलपमेंट हो पाएगा, बहुत हो गया। कंप्यूटर बहुत अच्छा लग रहा है, यानी घर के अंदर होना। एक टीवी भी उसके अंदर आ जाता था। इवन लोग है ना, टीवी कार्ड भी उसके अंदर यूज करते थे, फिर टीवी चलाते थे कंप्यूटर के अंदर। तो उसके बाद में लैपटॉप्स आए तो बाद में लगा कि बस इससे ज्यादा क्या डेवलपमेंट हो सकता है। नाउ स्मार्टफोन और स्मार्ट होते जा रहे हैं। और जैसे कि कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें स्मार्टफोन खुद ही कर लेता है। तो अब कंप्यूटर्स की बहुत सारे आपके अंदर, आपके वहां पे ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट्स के अंदर, जिनके घर में लैपटॉप कंप्यूटर खुद का होगा ही नहीं। ये चीज एडवांस कंट्री के अंदर पहले कंपलसरी थी। नाउ द सेम थिंग्स टैबलेट्स के अंदर आ गई है। जो कल एप्पल कंपनी ने एक नया आईपैड निकाला, उसमें M1 सेम चिपसेट उन्होंने डाला है जो उनके एडवांस कंप्यूटर के अंदर है। नाउ सी, दे आर मूविंग फॉरवर्ड कि हम लैपटॉप्स को भी किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, टैबलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। सो ये सब चीजें जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट हमेशा यूजर फ्रेंडली होता है। हम और आप जो यूज करने वाले, उनके लिए सबसे ज्यादा इजीनेस इससे अंदर फील होती है हमको ना। ये हमने 5 चीजों को देखा। नाउ कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब ऐसा तो है नहीं कि एवरी टाइम हर चीज अच्छी होती है। देर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन। एक अच्छी और एक बुरी, दोनों साइड्स होती है। तो कंप्यूटर एक एड तो है, यानी एड का मतलब एक मदद तो करता है आपको, नो डाउट, कि हमको स्टडी करने में हेल्प करता है। बट कंप्यूटर इटसेल्फ इज नॉट अ स्टडी मटेरियल। हमको ढूंढना पड़ता है वो स्टडी मटेरियल। कंप्यूटर अपने बोलेंगे सीधा आ जाएगा, ऐसा थोड़ा है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ studying easier and faster, but it does not replace the process of studying. आपकी स्टडी इजी बनाता है, आपकी स्टडी फास्ट बनाता है, लेकिन आप कंप्यूटर को बोलोगे मेरी एग्जाम दे के आओ, तो वो थोड़ा होगा, वो नहीं पॉसिबल है। हम स्टडी तो खुद को ही करना पड़ता है हमको। इफ यू डू नॉट यूज द राइट कमांड इन अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अंदर सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, तो शायद हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट भी हो जाए, हम डेटा को गवा भी दे। जितना डेटा है, कई ऐसा होता है कि कई बार हम गलत कमांड इसके अंदर प्रेस कर देते हैं, तो शायद फॉर्मेट हो जाता है पूरा कंप्यूटर, तो सारे डेटा हमारे लूज हो जाते हैं। सो वी में ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। अगर गलत जगह से तुमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, या तो हमने करेक्ट फॉर्मूला और कमांड को यूज नहीं किया, तो जो डायग्राम हमको मिलना चाहिए, जिस तरह का ग्राफ हमको ड्रॉ करना चाहिए, उस तरह का ग्राफ शायद हमारे सामने ना भी आए। So this is the problem with the computer technology. We have to use it with caution. हमको समझ के और समझदारी से रैशनली उसको यूज करना पड़ता है। Now when it comes to internet technology, तो पहले तो इसकी यूजफुलनेस अपने देखे कि इंटरनेट कहाँ पे अपने को मदद करता है। तो इंटरनेट इज अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी विच ऑल ऑफ अस हैव यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज इंटरनेट के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। कई लोग तो डेटा संभालने के लिए डेटा संभाल संभाल के यूज करते, पूरे दिन कैसे इसको यूज कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि वी यूज टू पे 700, more than 700 rupees a month
और डेटा कितना मिलता था पूरे महीने का 1.5 जीबी। बट देन वी वर सेटिस्फाइड, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि बहुत ज्यादा इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट के ऊपर। बट आज अपने देखें तो 1.5 जीबी पर डे का भी हमको कम पड़ता है, बिकॉज आज जो लाइव स्ट्रीमिंग है, वो लाइव स्ट्रीमिंग इतना सब हो रहा है। अभी की बात करो, आप जो यहाँ पे अभी जूम के ऊपर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो इसमें आपके 50 to 70 MB ऑफ डेटा स्पेंड हो जाते हैं एक लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर में वैसा ही सेम। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ज्यादा अगर इसको विजुअलाइज करूंगा, यानी मतलब यहाँ पे ज्यादा मैं पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करूंगा, तो ज्यादा डेटा आपका यूज होगा। इसीलिए यहाँ पे हम कैमरा ऑफ रखते हैं, कि जिससे कि आपका डेटा कम यूज हो। तो सवाल ये होता है कि आज जो इंटरनेट है उसके बिना हम लाइफ की बात करें तो लाइफ अपने पॉसिबल नहीं है। इवन समटाइम्स व्हेन आई मिस माय फोन एट होम, और उसके बाद में क्लास के अंदर मैं चला जाता हूँ, तो क्लासरूम के अंदर देयर आर मेनी थिंग्स के जिसके अंदर मुझे कई बार रेफरेंस लेने पड़ते हैं। तो जब मैं वो रेफरेंस लेने के लिए सोचता हूँ, और व्हेन आई डोंट हैव माय मोबाइल विथ मी, तो उस वक्त इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है उसके साथ में, तो ऑकवर्ड फील होता है। तो आज इंटरनेट के बिना कोई भी चीज का सोच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो देखिए अभी आप में से ही कितने लोगों ने ये कोविड-19 के बारे में पता नहीं कितनी बार इंटरनेट के ऊपर सर्च किया होगा, क्या सिम्टम्स है, उसकी क्या दवाइयाँ है, कहाँ पे हॉस्पिटल से क्या करना पड़ता है, ऐसे कितने वीडियोस और वो सब हमने अभी तक देख लिए होंगे। सो फर्स्ट थिंग, देखो यहाँ पे पर्पस ट्यूटोरियल्स मतलब सीखना, कोई चीज का सीखना अगर है, some educational websites put PowerPoint presentations and study material along with worksheet in an open access link। जैसे हम यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट करते हैं। तो जब ये वीडियो पोस्ट होता है, तो उसके बाद में वो ओपन लिंक हो जाता है। मैं आपको जो लिंक शेयर करता हूँ, वो अगर आप किसी और को शेयर करते हो, तो इजीली वो अपने वीडियोस को देख पाते हैं। राइट, वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशंस एज ट्यूटोरियल। तो पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो अगर आ, मैं डिफरेंस बिटवीन करूँ कि अगर समझो कि मैं अभी लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो देखने का, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि लाइव क्लास के अंदर होना चाहिए आपको। यानी अभी जो मैं आपको इंटरनेट के जरिए से जूम पे पढ़ा रहा हूँ उसमें, बिकॉज उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है। आप जानते हो कि आपको 40 मिनट्स का क्लास अटेंड करना है। वो यूट्यूब पे क्या क्या भगा भगा के भी देख सकते हो, यहाँ कैसे भगाओगे? समझे कि नहीं? हाँ, पर काफी लोग ज्यादा मुझसे अक्लमंद होते हैं लेक्चर अटेंड करने के मामले में, ना अटेंड करने के, सॉरी, अटेंड करने के मामले की बात नहीं कर रहा हूँ। देन कम्स एक्टिव लर्निंग। सम वीडियोस ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर पुट ऑन ओपन एक्सेस साइट्स बाय some educational institutes, and some institutions create live lectures available to students। live lectures जो अभी चल रहा है भाई, वो लाइव लेक्चर है ना। we can register on these sites and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom। क्लासरूम जैसा फील कराने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। देखो, ये अंडरलाइन करने के लिए डिवाइसेस यूज करना पड़ता है, राइट। बट क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस नेवर, आपको कभी भी नहीं आ सकता किसी भी तरह के ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर। दिस इज बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स, हमको इस तरह से क्लासेस लेने पड़ते हैं। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी टू अटेंड एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, क्योंकि इसमें आई टू आई कॉन्टेक्ट होता ही नहीं है। वी कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, हम फील नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए कई बार मैं बोलता रहता हूँ, बार बार लिखता रहता हूँ कि आपको जो ऑफलाइन लेक्चर है उसमें सामने मेरे दो स्टूडेंट्स भी बैठते हैं ना, तो भी उसमें मुझे लगता है कि दो स्टूडेंट भी मेरी आंखों में देख के मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे कि उनके एक्सप्रेशन में पढ़ पाता हूँ, और उसी के कारण मैं अपने लेक्चर्स को फ्रेम कर पाता हूँ। लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। ये आप कोई भी डेटा आप चाहते हो तो आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रीडिंग मटेरियल। Numerous books are available online free of cost for reading. Some good research articles, good research articles and copies of journals are also available for reading। Books भी आपको मिल जाती है, बुक्स भी अपने ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। और वो बुक्स है मेनी टाइम्स कैसी होती है कि हम पीडीएफ फॉर्म के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। सम आर्टिकल्स, बुक्स एंड जर्नल्स कैन बी एक्सेस्ड
by paying some annual fees on those websites. These materials are called e-books. इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक या तो ई जर्नल्स बोला जाता है, तो रीडिंग मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है. Then information. By merely searching, we can get information on universities offering degrees in economics. अभी आप समझो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना चाहते हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यू कैन इजीली एक्सेस दोज इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. देन मिसलेनियस, उसके अलावा हम किसी के कोड्स चाहते हैं, आप सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हो? रिएक्शंस. रिएक्शंस यानी मीम्स जिसको बोला जाता है, वो अपने सर्च करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं. किसी ने कुछ बोला तो उसके बाद में उसको सीधा पोस्ट कर दिया जाता है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर. एंड वी कैन गेट कोट्स बाय इकोनॉमिस्ट. कई लोग सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उसके बाद में कुछ अच्छी बातें रखनी चाहिए, तो वो ऐसे ही या इंटरनेट पे से सर्च करके रख देते हैं. इकोनॉमिस्ट के कोट्स भी होते हैं. एंड नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स, ये सब भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजिन पे, गूगल सर्च इंजिन है, फिर बिंगो या बिंग या तो ऐसा कुछ है. देन आफ्टर उसके बाद में ये सफारी का एक सर्च इंजिन होता है, याहू का सर्च इंजिन है. चाइना के तो बहुत सारे सर्च इंजिन अवेलेबल है, बट दे आर नॉट सेफ. नाउ डेटा. The economics uses a lot of secondary data. Now, what is the meaning of secondary data that you already know? Secondary data का मतलब जिसको हमने खुद ने कलेक्ट ना किया हो, हम किसी का कलेक्ट किया हुआ डेटा डायरेक्टली यूज करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे उसको अपने सेकेंडरी डेटा बोलेंगे. फॉर इंस्टेंस वी यूज द डेटा ऑन द बजट ऑफ अ गवर्नमेंट. बैंकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरे साल में कितना हुआ, then value of export and import, poverty, employment, industrial production, and many others. These data can be accessed from authentic websites. ये सब डेटा ऑथेंटिक, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक, यानी जो जिस पे भरोसा किया जा सकते हैं ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर से. फॉर एग्जांपल, ऑथेंटिक साइट फॉर डेटा ऑन बैंकिंग इन इंडिया इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई से अपने डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा रिलायबल डेटा. पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिर बजट के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद में वेबसाइट्स के ऊपर रखते हैं, जिसमें सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, WHO, we know that World Health Organization, United Nations Organization, Center for Monitoring Indian Economy, एंड इंडियन या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है उसके बाद में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज जहां से अपने डेटा कलेक्ट करते हैं. नाउ, क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन. अब इंटरनेट को यूज करने के टाइम पे क्या देखना चाहिए, तो इसमें अपना खुद का भी थिंकिंग और रीजनिंग अप्लाई करना पड़ेगा. हमको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा. जो मटेरियल वहां से मिलता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होता है, सब स्टैंडर्ड भी मटेरियल मिल जाता है, यानी घटिया क्वालिटी का कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ये अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता रहता है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ना वैसा करोगे तो ये हो जाएगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पे है. प्लेगराइज मटेरियल, प्लेगराइज यानी चोरी किए हुए आर्टिकल्स जिसको बोला जाता है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं. अगर हम इसको यूज करेंगे तो शायद हम गलत इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने जो स्टडीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मिसलेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हमको सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट से यूज करनी चाहिए. इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, और ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन. नाउ, डेटा सीरीज यानी जिसपे अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो सीडीज. तो देखिए इसमें सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसीज जैसे लेबोरेटरीज है, रिसर्च सेंटर है, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब डेटा को कलेक्ट करती रहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और उसको वो स्टोर करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके सीडीज बना देती है. और ये सीडीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट यूज करती है अपने खुद के स्टडीज के लिए. तो कौन कौन ऐसी स्टडीज को जैसे कि हमारे सामने रखते हैं, तो फर्स्ट थिंग, एक तो सीडी नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, सेंसस यानी पॉपुलेशन सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टडी करती है, और सीरीज ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा हो सकते हैं,
रेलवे मिनिस्ट्री के डेटा हो सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में। और ये CMI, जैसे मैं आगे बता चुका, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये डेटा सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो दूसरे लोग उसको परचेस करते हैं अपनी खुद की स्टडीज के लिए। तो दिस काइंड ऑफ डेटा आर इजीली अवेलेबल, बट स्टिल उसको CD फॉर्म के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है। नाउ इस डेटा CD को भी अगर जब यूज करना हो, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज ये डेटा सीरीज में बहुत सारी डेटा कंटेंट की जाती है, यानी बहुत सारी डेटा उसके अंदर स्टोर की जाती है, और कई बार हमारे लिए उसका यूज करना कॉम्प्लिकेटेड, इसमें से कौन सी फाइल फोल्डर को ओपन करना है, दैट वी मस्ट नो बिफोर हैंड। एंड सेवरल शीट्स होती है डेटा सीरीज के अंदर, तो उसमें से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी डेटा शीट हमारे काम की है, तभी हमारे पास रिलेवेंट डेटा आएगा और हम जो डेटा को यूज करना चाहते हैं उस डेटा को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। नाउ हियर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर। एंड देखो इसमें जो लास्ट हमने टॉपिक देखा, दैट लास्ट टॉपिक वाज अबाउट इंटरनेट, एंड खास करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में था, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको क्या करना है अब, आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है। कल अपने इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, और डायग्राम्स को ड्रॉ करने की मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, किस तरह से डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अंदर से। तो आप एक बार इस चैप्टर को रीड करिएगा, और इस चैप्टर के कोई भी तरह के प्रॉब्लम अगर आपको है इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली, तो दिस सैटरडे एंड संडे यू कैन आस्क मी व्हेन टू कम, और मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आके आप मुझसे सीख सकते हो। बट याद रखो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही आपको उसके बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर लेने हैं, राइट। आप बाद में भी पूछोगे, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बट अभी अगर आप इसको क्लियर कर लोगे तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अधूरी अधूरी चीजें रखनी नहीं चाहिए, राइट। जो भी लेक्चर्स आपके इनके स्किप हो गए हैं, आज मैं देख रहा हूँ वी हैव ऑलमोस्ट 24 पीपल विथ अस, एंड यहाँ पे हम जो भी तुम्हारे लेक्चर्स अगर स्किप हुए हैं, तो मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किए ही है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। 4 लेक्चर के अंदर हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है, और कल उसको और ज्यादा बराबर से समझ लेंगे, जहां जहां पे जो टॉपिक्स के अंदर मुझे लगता है वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। पैम्फलेट्स कलेक्ट कर लो जिनके बाकी है, 4-5 जन के बाकी है सब।